इंटरव्यू पर्सनालिटी का टेस्ट है। उसकी तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है। इंटरव्यूज का ना बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर होता है। नीट पेपर लीक में जो भी चीजें गलत हुई उसमें अलग क्या किया जा सकता था, क्या इस पेपर को पूरी तरह ऑनलाइन कर देते तो बेटर होता। ये सेशन आपको एक ऐसी चीज सिखाता है जो आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाओगे जिससे आपको एबिलिटी मिल पाए कि आप ऑन दी फीट सोच पाओ। एक सिविल सर्वेंट बहुत वास्ट अलग अलग तरीके के लोगों से डील करते हैं। ब्रॉड होना बहुत जरूरी है एक सिविल सर्वेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है एक्चुअल में सही आंसर? आपकी नजर में क्या सही आंसर है? एक्चुअल में कोई सही आंसर नहीं होता। जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सब बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब न्यूज़पेपर के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो पता नहीं आपने नोटिस की है या नहीं की। इंडिया में न्यूज़पेपर कितने रुपए का मिलता है? 5 से 10 रुपए का। लेकिन क्या 5 से 10 रुपए में इतने सारे पेजेस, प्रिंटिंग, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है न्यूज़पेपर की, वो कवर होती है? न्यूज़पेपर इकलौती ऐसी आइटम है जिसको उसके सेलर्स प्रोडक्शन कॉस्ट से कम पे बेचते हैं। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, आप सब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। क्या कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से कम पे बिके तो सेलर को प्रॉफिट हो सकता है? पर फिर भी न्यूज़पेपर्स इंडिया में फ्लरिश कर रहे हैं। इंडिया वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज है जहां पर न्यूज़पेपर्स को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम पे बेचा जाता है। क्यों ऐसा है? क्या कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है? चलो, आई विल हेल्प यू आउट। यूएस में न्यूज़पेपर जो होता है उसकी एवरेज कॉस्ट होती है $1.5 से $3, विच इज अराउंड 300 रुपीज, 150 रुपीज टू 300 रुपीज। पर इंडिया में न्यूज़पेपर की कॉस्ट होती है, अब इंडिया में जो सेलिंग प्राइस है न्यूज़पेपर का वो क्या होता है? 5 रुपए से लेके 10 रुपए। एक्चुअल में इंडिया में न्यूज़पेपर रीडर्स के लिए बनाया ही नहीं जाता। इंडिया में न्यूज़पेपर बनाया जाता है एडवर्टाइजर्स के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर अपनी ये कॉस्ट का जो डिफरेंस है ये कैसे बैलेंस आउट करते हैं? एडवर्टाइजमेंट से। रीडर्स तो बस एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट है, रीडर्स तो बस रीच के लिए है। इसीलिए इंडिया में ये जो न्यूज़पेपर्स को लेकर हम देखते रहते हैं कि मीडिया बिक गई है, मीडिया तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलती, मीडिया तो फला फला ग्रुप के अगेंस्ट नहीं बोलती। तो प्रिंट मीडिया इसलिए भी इन चीजों के अगेंस्ट नहीं बोल पाती क्योंकि एक्चुअल में ये सारे लोग इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडवर्टाइजर्स हैं न्यूज़पेपर्स के। अब आप लोग सब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब ने मुझे इंटरव्यूज लेते हुए देखा है। आपकी प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। सबसे पहला, कुछ लोग कहेंगे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे एक नहीं 2 अखबार पढ़ने चाहिए, कुछ कहेंगे न्यूज़पेपर मत पढ़ो, मंथली मैगजीन उठाओ वो पढ़ लो, कुछ कहेंगे मंथली मैगजीन को न्यूज़पेपर के साथ सप्लीमेंट करो। पर एक्चुअल में करना क्या है? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आज की क्लास में हम इस बारे में बात करेंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि उनके लिए क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और फिर आप डिसाइड कीजिएगा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने वाले हो ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बनोगे, डीवाईएसपी बनोगे। जब ये सब बनोगे तो डिसीजंस तो खुद लेने होंगे। इसीलिए आज मैं न्यूज़पेपर्स से आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यूज के लिए रेडी हो सकते हैं, और क्या सही चीज है जो न्यूज़पेपर में पढ़नी है, इस पर बात करेंगे। आज हम बात करते हैं मोस्टली एस्पिरेंट्स कैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मोस्टली एस्पिरेंट्स जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो सबसे पहले हेडलाइन पढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सिलेबस से लिंक हो रहा है नहीं हो रहा। दूसरी चीज जो वो करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं स्कीम्स को, डेटा को, स्टैटिस्टिक्स को। तीसरी चीज वो क्या करते हैं, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज को मेमोराइज करते हैं। अब इस बार के प्रीलिम्स को देख के तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये करना है या नहीं करना है। फिर वो क्या करते हैं कि हो गया हमने अखबार पढ़ लिया, और जो उन्होंने अखबार में पढ़ा होता है उसका 80% वीक के एंड तक भूल जाते हैं। फिर वो वही वापस मंथली मैगजीन्स पे रिलाय करते हैं, पर उन्हें एक सूडो सेंस होती है कि हम तो रोज अखबार पढ़ रहे हैं, अगर करंट अफेयर्स का कोई क्वेश्चन आ गया ना प्रीलिम्स में तो मैं तो उसमें बढ़िया कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। पर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता कैसे हूं? मैं न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ता हूं। लेकिन एक्चुअल में आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, इससे पहले मैं एक स्टोरी बताती हूँ। जब हम इंटरव्यूज लेते हैं ना, अक्सर हमारे पास ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो पैनिक मोड में होते हैं कि मैम मेंस तो हो गया पर इंटरव्यू की ना तैयारी नहीं की।
एक्चुअल में टू बी ऑनेस्ट विद यू, इंटरव्यू की तैयारी 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने में हो भी नहीं सकती। इंटरव्यू पर्सनालिटी का टेस्ट है। उसकी तैयारी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन से आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है। इसीलिए आप लोग जो बिगिनर्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, आपके लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप याद रखें कि पर्सनालिटी टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रिपरेशन का, और उसकी तैयारी साइमल्टेनियसली हर दिन आपके हर उस स्टेप में छुपी है जो आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। अखबार से जो नाता होता है ना एक एडमिनिस्ट्रेटर का, एक सिविल सर्वेंट का, ये गुड सिटीजन का भी, वो बड़ा लंबा होता है, वो छूटता नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो टॉपर्स हैं, सिलेक्शन हो गया, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को जानती हूँ जो पता है सुबह उठते ही सबसे पहली चीज क्या करते हैं, सबसे पहली प्रोडक्टिव चीज न्यूज़पेपर पढ़ना करते हैं। अब क्या वो न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हैं एस्पिरेंट्स की तरह? नहीं। कैसे पढ़ते हैं वो? कि उन्हें न्यूज़पेपर की सारी चीजें भी याद रहती हैं, उनका होराइजन भी ब्रॉडन होता है, वो उस चीज पर बात भी कर पाते हैं, वो उस चीज पर ओपिनियन भी फॉर्म कर पाते हैं। वो आज हम इस क्लास में समझेंगे। एक सिविल सर्वेंट अखबार पढ़ता है, वो सबसे पहले जब आर्टिकल दिखता है तो वो ये सोचता है कि ये आर्टिकल किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है। फिर वो सोचता है इस आर्टिकल से कौन लोग इंपैक्ट होंगे। फिर वो ये सोचता है कि अगर मैं ऑफिसर इंचार्ज होता तो मैं उस सिचुएशन में क्या करता। फिर वो ये भी एनालाइज करता है कि हमें सिस्टम के बारे में क्या बता रहा है। टेंशन मतलब ये सारी चीजें मैं आपको इवेंचुअली एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। और फिर वो क्या करता है, वो इस सारी इंफॉर्मेशन को उन चीजों से कनेक्ट करता है जो उसे ऑलरेडी पता होती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू बोर्ड को एक्चुअल में न्यूज़पेपर से क्या चाहिए होता है। पता है आपको, इंटरव्यूज का ना बेस्ट सोर्स न्यूज़पेपर होता है। कुछ लोग आपको बुकलेट्स बना के दे देंगे, कुछ लोग आपको कहेंगे अरे ये 10 बुक्स पढ़ लो, कुछ लोग कहेंगे अरे इन थिंकर्स को पढ़ लो। ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, प्राइमरी होता है न्यूज़पेपर। समझाती हूँ कैसे। आपसे बोर्ड ने पूछा टेल मी योर ओपिनियन ऑन द फार्मर्स प्रोटेस्ट, व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली इन भोपाल गैस ट्रेजेडी रिस्पॉन्स। अब आपको क्या लगता है क्वेश्चंस क्या टेस्ट कर रहे हैं? क्या ये आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, ये क्वेश्चंस टेस्ट कर रहे हैं सबसे पहली चीज स्ट्रक्चरल थिंकिंग। क्या आप देख सकते हैं कि इन इवेंट्स के पीछे का सिस्टम क्या है? जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट की जब बात आती है, क्या आप देख सकते हैं कि इंडिया में फार्मर्स के क्या 3 बड़े इश्यूज हैं, कहां से स्टेम हुए वो इश्यूज, क्या इनका ओरिजिन ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ या उससे पहले हुआ, क्या ये अलग अलग रीजन में अलग है क्या इश्यूज, महाराष्ट्र के फार्मर्स के और हरियाणा के फार्मर्स के? अगर अलग है तो क्यों अलग है? क्या क्लाइमेट चेंज इस पर कुछ इंपैक्ट लाएगा? क्या फार्मर्स को कैपिटलिज्म से थ्रेट है या फायदा है? क्यों ऐसा है कि फार्मर्स अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी? क्या वो गरीब फार्मर्स ही स्ट्रगल कर रहे हैं या अमीर फार्मर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या गवर्नमेंट के एंड पे जो स्कीम्स लाई गई हैं उनका फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? मिल रहा है तो कितना फायदा मिल रहा है? कौन से स्टेट के फार्मर्स को फायदा मिल रहा है? क्या फार्मिंग में भी कास्ट होती है? क्या फार्मिंग में भी ऐसा है कि महिला फार्मर और पुरुष फार्मर दोनों के बीच में डिफरेंस होगा? ये सारी चीजें, ये स्ट्रक्चरल थिंकिंग टेस्ट कर रहा है इंटरव्यू बोर्ड। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, अगर ये फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फार्मर्स, गवर्नमेंट, ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इकोनॉमी की सिचुएशन, ये सारे स्टेक होल्डर्स, क्या आप इनको सोच पाते हो जब आपसे बोर्ड सवाल करता है कि फार्मर्स ने प्रोटेस्ट क्यों किया? इन्फॉर्म जजमेंट, क्या आप अपनी एक ऐसी ओपिनियन बना सकते हो जो स्पेसिफिक तो है पर ग्राउंडेड भी है, और सबसे बड़ी बात आपकी अपनी है, सलोनी मैम या किसी और के बताने से या किसी बुकलेट से रटी हुई नहीं है। तो क्या आप ये ओपिनियन बना सकते हो या नहीं बना सकते? अब मान लो आप ओपिनियन बना लो अरे मैम फार्मर्स तो ना ऐसे ही उनको किसी ने भड़का दिया था इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये ओपिनियन जो है ये ग्राउंडेड है? क्या अगर आप सोचते हो कि मैम फार्मर्स तो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वो ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी थी, क्या ये ओपिनियन वेल इन्फॉर्म्ड है? अगर आप बोलते हो मैम फार्मर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फार्मिंग में ना रेवेन्यू नहीं है, बड़ी दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, क्या ये ओपिनियन सिर्फ जेनरिक ओपिनियन नहीं है? क्या ये ओपिनियन में स्पेसिफिक कुछ आपने डाला? फोर्थ चीज जो टेस्ट होती है वो टेस्ट होती है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या होना चाहिए, आप में और एक कॉमन मैन में क्या डिफरेंस होगा?
कॉमन मैन कहेगा अरे जो भी था ना ओनर या जो भी स्टेक होल्डर है उसको पनिश होना चाहिए, उसको तो फांसी लगा दो, इंडिया गेट पे खड़ा करके फांसी लगा दो, इतने लोगों की डेथ हो गई, ये हो गया वो हो गया। बट इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी क्या होती है कि आप उस इशू की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हो, ना कि एक लेमैन की तरह बस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे देते हो, क्योंकि हर इशू में अलग अलग डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। क्या आप उन सब कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स को सोच पा रहे हो? क्या आपने जो ओपिनियन फॉर्म की उसमें ये सारे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के लिए जगह है? ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी टेस्ट करती है। इसीलिए मैंने सोचा मैं ना आज आपको एक मेथड सिखाती हूं। इस मेथड का नाम है स्कैन मेथड। इस मेथड का नाम है स्कैन मेथड। क्या करना है आपको? हर दिन जब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो तो आपको ये 4 सवाल, स्कैन कैसे करना उस आर्टिकल को, इस पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज है सिचुएशन। कौन सी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम डिस्क्राइब की हुई है? इवेंट की बात नहीं कर रहे हम अंडरलाइंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ तो हम नीट पेपर लीक एक इवेंट है, लेकिन उसके पीछे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? इंडिया का एग्जामिनेशन सिस्टम, और ज्यादा क्या है? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, इंडिया का टेस्टिंग मैकेनिज्म, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन में चेन ऑफ कस्टडी, ये सारे इश्यूज, इसके बारे में सोचना है। दूसरा क्या करना है? कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना है। कौन इंपैक्ट होता है? ट्रेस द इंपैक्ट अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप्स। सबसे पहले इकोनॉमिक, नीट के पेपर लीक से कौन इंपैक्ट होगा? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स इंपैक्ट होंगे, लेकिन अगर इस चीटिंग होती रही नीट एग्जामिनेशंस में तो कौन इंपैक्ट होगा? डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, सिटीजन्स। कैसे, किस तरह का इंपैक्ट आएगा? इकोनॉमिक तो आएगा ही आएगा, ट्रस्ट डेफिसिट आएगा, गवर्नमेंट इंपैक्ट होगी। सोशल क्या इंपैक्ट आएगा? डॉक्टर्स पर ट्रस्ट कम हो जाएगा, उनकी रेपुटेशन, ग्लोबली इंडियन डॉक्टर्स को लेकर जो भी क्रेडेंशियल्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। बच्चों की पढ़ने में रुचि, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा। सुसाइड, जो बच्चे अगर जिन्होंने भी सुसाइड किया इस नीट पेपर लीक से, उससे क्या होगा? सोसाइटी में जिस तरह का एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि एग्जाम्स को तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, इतने सालों का बच्चों का हार्डवर्क, मेरिट, सोसाइटी में मेरिट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस सोचने हैं। फिर ए से हमको क्या करना है? ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं। अलग क्या हो सकता था? नीट पेपर लीक में जो भी चीजें गलत हुई उसमें अलग क्या किया जा सकता था? क्या इस पेपर को पूरी तरह ऑनलाइन कर देते तो बेटर होता? या जैसे सीबीएसई मार्कशीट की बात करते हैं, हमने ऑन स्क्रीन मार्किंग की सीबीएसई मार्कशीट वाले केस में, क्या ऑन स्क्रीन मार्किंग करनी चाहिए थी? क्या इसका ऑल्टरनेट है कि फिजिकल कॉपीज आए? जो सीए का इंस्टीट्यूट है आईसीएआई या आईबी इंटरनेशनल बोर्ड, ये भी तो करते हैं ऑन स्क्रीन मार्किंग। सीबीएसई ने इनसे क्या सीखा? क्या हमको ऐसा करना चाहिए कि सीबीएसई को रिसोर्स पूल कर लेना चाहिए आईबी के साथ और उनको बोलना चाहिए कि ऐसा करो 6 महीने के लिए ना अपने कुछ रिसोर्सेज दो जो हमारे यहाँ भी ओएसएम को इंप्लीमेंट कर पाए। तो इस तरह के ऑल्टरनेट सोचने हैं। और नेक्स्ट स्टेप ये सोचना है कि अगर मान लो मैं डीएम होता उस डिस्ट्रिक्ट का जहां पर ये हुआ तो मैं क्या करता? या मैं एजुकेशन सेक्रेटरी होता तो मैं क्या करता? या मैं हेल्थ सेक्रेटरी होता तो मैं क्या करता? या अगर मैं पॉलिसी एडवाइजर होता पीएम साहब का तो मैं क्या करता? तो ये आपको स्पेसिफिक तरीके से सोचना है। इससे आपकी अपनी ओपिनियन भी फॉर्म होगी और इंटरव्यू बोर्ड के क्वेश्चंस हैंडल करना ना केवल यूपीएससी इंटरव्यूज में बट इवेंचुअली भी लाइफ में आपके लिए इजी हो जाएगा। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं। हेडलाइन पढ़ी हमने, 3 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया विदर्भा रीजन में महाराष्ट्र के। बहुत सारे रीडर्स को क्या लगेगा? फार्मर क्राइसिस है, ठीक है, दुख की बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। पर आपको अगर अपनी पर्सनालिटी और अपनी ओपिनियन बिल्ड करनी है, देखो ये जो सेशन है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। ये सेशन आपको एक ऐसी चीज सिखाता है जो आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। ये सेशन आपको ओपिनियन फॉर्म करना सिखाता है। ये सेशन आपको सोचना सिखाता है। ये सेशन आपको इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रोसेस करना सिखाता है कि उससे आप एक ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू बना सकें। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर 3 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया विदर्भा में, उससे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? सरफेस इवेंट क्या है? ठीक है भाई, कोई 3 फार्मर्स होंगे ए बी सी जिन्होंने सुसाइड कर लिया। इमीडिएट कॉज क्या है? कर्जा होगा, क्रॉप का फेलियर हो गया, मॉनसून लेट आया,
ये रीजन होंगे। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? वीक क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज। क्रॉप फेलियर तो हमें पता है, इरेटिक मॉनसून की प्रॉब्लम तो इंडिया में है, ये हमें पता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रावेट हो रही है, हमें पता है, लेकिन क्या इंडिया में क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज जो है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो फार्मर्स को सपोर्ट कर पाए? तो वीक इंश्योरेंस कवरेज। फिर डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। जब हमको पता है कि किसान कर्जे में डूबते हैं, क्यों डूबते हैं, क्यों उन्हें बार बार जमींदार के पास ही जाना पड़ता है, क्यों उन्हें बार बार किसी लोकल एजेंट के पास जाना पड़ता है कर्जा लेने के लिए? क्या बैंक्स कर्जा नहीं दे सकते? क्या सरकार नहीं दे सकती? क्या एनबीएफसी उनका हेल्प नहीं कर सकते? इतने सारे रीजनल रूरल बैंक्स हैं, क्या कर रहे हैं वो? इतने सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, क्या कर रहे हैं वो? एनजीओ, सिविल सोसाइटी, किसका फेलियर है? ये सारे सवाल दिमाग में आने चाहिए। और उसके अलावा तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है अनस्टेबल फार्म प्राइसेस। इतने मिडलमैन है, इतनी सारी लिंकेजेस हैं कि जो फार्म प्राइस फार्मर को ऑफर हो रहा है वो इतना या तो मीगर है या कंसिस्टेंट नहीं है कि उसको सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। और सिस्टेमिक रूट क्या है? फेलियर ऑफ रूरल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम्स। फॉर्मल क्रेडिट इनएक्सेसिबल है और मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे फार्मर्स हैं और जो रेन फेड जोन्स में हैं, उनके लिए ट्रबल सबसे ज्यादा है। अब इंटरव्यू बोर्ड को पहला आंसर नहीं सुनना, इंटरव्यू बोर्ड को ये इमीडिएट कॉज भी नहीं जानना, इंटरव्यू बोर्ड को जानना है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है और सिस्टेमिक रूट क्या है। जो बच्चे या जो भी इंडिविजुअल्स सिर्फ ये दो चीजें पढ़ते हैं वो कभी भी अपनी खुद की ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते। जो लोग ये सोचते हैं वो केवल फार्मर सुसाइड पर ही नहीं, हर चीज पर अपनी ओपिनियन भी फॉर्म कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को इम्प्रॉम्प्टू आंसर भी कर सकते हैं। देखो, ऑफ लेटली प्रीलिम्स ने हमें एक बात तो सिखाई है कि पेपर ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि हमें पता ही नहीं है हमसे क्या पूछ लिया जाएगा। अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी की या अनसर्टेनिटी की तैयारी कैसे होती है जिंदगी में? एक ही तरीके से होती है कि आप प्रिपेयर्ड रहो कि अगर कुछ जो मुझे नहीं आता वो भी आ गया तो मैं उसको भी हैंडल कर पाऊंगा। कैसे हैंडल कर पाऊंगा? जब आप थिंकिंग फ्रेमवर्क्स बनाओगे, जब आप ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाओगे जिससे आपको एबिलिटी मिल पाए कि आप ऑन दी फीट सोच पाओ। मैं ना कॉलेज में डिबेट करती थी, तो क्या होता था, टॉपिक ऑन दी स्पॉट मिलता था। अब बहुत लोगों को लगता है कि ऑन दी स्पॉट बड़ा मुश्किल होता होगा। क्यों मुश्किल नहीं होता था? क्योंकि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे, क्योंकि आप अच्छी किताबें पढ़ते थे, क्योंकि हर इश्यू को लेकर ओपिनियन कैसे बनानी है आपको ये स्किल सेट आता था। तो ऑन दी स्पॉट भी अगर टॉपिक मिलेगा आप उस पर सोच पाओगे। और जितनी बार आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे कि आप ऑन दी स्पॉट सोच पाओ, उतनी बार आपका ये मसल और स्ट्रेंथन होगा और आपका ऑन दी स्पॉट सोचने की एबिलिटी और जल्दी बिल्ड होगी और ये प्रोसेस और आसान हो जाएगा। सिविल सर्वेंट्स मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट पीपल दे विल नेवर मीट। मैंने बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ कि बड़ी यूनिक बात है सिविल सर्विसेज के बारे में। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, आपको पता है आपका क्लाइंट कौन है, आप डॉक्टर हैं तो भी आपको पता है कि अच्छा मैं ना लेट्स से मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काम करता हूं, तो मेरे पास वही लोग आएंगे जिनको मेंटल हेल्थ का इश्यू है। अगर मैं डेंटिस्ट हूं तो मेरे पास लोग कब आएंगे? जब उनको दांत में दिक्कत होगी, लिवर में दिक्कत होगी, तब तो आएंगे नहीं। लेकिन एक सिविल सर्वेंट का ना बड़ा यूनिक सा क्लाइंट बेस होता है। क्लाइंट बेस इज नॉट द राइट टर्म, हम ये कह सकते हैं एक सिविल सर्वेंट बहुत वास्ट अलग अलग तरीके के लोगों से डील करते हैं। कैसे? उनका जो क्लाइंट बेस है वो एक विडो भी हो सकती है जो अपनी शिकायत लेके आई हो कि सर मुझे ना पेंशन नहीं मिल रही। वो एक बच्ची भी हो सकती है जो शिकायत लेकर आई हो कि मैडम मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है। वो एक फार्मर भी हो सकता है जिसको क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड दिक्कत हो, या फिर जिसकी भैंस के इंश्योरेंस से रिलेटेड उसको इश्यू हो। वो एक बिल्डर भी हो सकता है जिसने रोड का कंस्ट्रक्शन किया या रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, टेंडर से रिलेटेड काम के लिए आ रहा है आपके पास। तो अलग अलग इतने डाइवर्स उम्र के, जेंडर के, कास्ट के, रिलीजन के लोगों से आप डील करते हो कि बहुत जरूरी है कि एक सिविल सर्वेंट का व्यू पॉइंट एक्सपेंसिव हो, ना कि संकीर्ण सा, नैरो। इसीलिए बोलते हैं ब्रॉड होना बहुत जरूरी है एक सिविल सर्वेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। अब कौन कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स जब हम एक सिविल सर्वेंट बनते हैं? आर्टिकल आया डिबेट ओवर जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। क्या हेल्थ इंश्योरेंस पर
या हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। देखते हैं इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। सैलरीड मिडिल क्लास लोग इंश्योरेंस लेते हैं, सीनियर सिटीजन्स को इंश्योरेंस की बहुत जरूरत होती है, छोटे बिजनेसेस क्योंकि ये छोटे हैं और इनके लिए चेंजेस और एडवर्सिटी को सरवाइव करना मुश्किल है, तो इनके लिए इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कंपनी स्टेक होल्डर है और गवर्नमेंट का खुद का रेवेन्यू भी है इसमें। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा अगर आप जीएसटी लगा देते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर, तो 18% इंक्रीज हो जाएगा प्रीमियम के बर्डन पर। जो सैलरीड मिडिल क्लास लेट से वो 100 रुपए दे रहे थे, अब उनको सेम प्रीमियम के लिए 118 रुपए देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे लोग कवरेज से ड्रॉप कर जाएंगे। ड्रॉप करने से क्या होगा, लॉन्ग टर्म हेल्थ का रिस्क होगा, क्योंकि जब वो बीमार पड़ेंगे उनके पास पैसे भी नहीं होंगे ट्रीटमेंट कराने के और इंश्योरेंस भी नहीं होगा। इसीलिए हमारी पॉपुलेशन को लॉन्ग टर्म हेल्थ का रिस्क हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं। सीनियर सिटीजन्स का क्या होता है, फिक्स्ड इनकम होती है, या तो पेंशन पे जी रहे होते हैं या कहीं रेंटल इनकम पे जी रहे होते हैं और इनके प्रीमियम्स ऑलरेडी ज्यादा होते हैं। अब इनके पास इम्पॉसिबल चॉइस होगी इंश्योरेंस और फूड के बीच, क्योंकि पेंशन तो उतनी ही है, आपने इंश्योरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 18% जीएसटी लग गया, उससे और बढ़ गया। तो ये सबसे ज्यादा फाइनेंशियली वल्नरेबल ग्रुप है, जबकि इंश्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत भी इन्हीं लोगों को है, लेकिन ये सफर करेंगे इस डिसीजन से जहां पर आपने जीएसटी लगाया हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर। स्मॉल बिजनेसेस की बात करते हैं। जो ग्रुप हेल्थ की इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो स्मॉल बिजनेसेस क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉइज को इंश्योरेंस का बेनिफिट देने में थोड़ी चोरी करेंगे, सोचेंगे अरे नहीं देते यार और महंगा हो गया है, तो वो कवर नहीं करते हैं। इससे क्या इंपैक्ट होगा, वर्कर्स का वेलफेयर। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करेंगी, वो ड्रॉप इन करेंगी न्यू एनरोलमेंट्स, नई एनरोलमेंट्स नहीं आएंगी उनके पास, लोग कम लेंगे क्योंकि महंगा हो गया ना। कोई भी गुड अगर महंगा हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी डिमांड पर इंपैक्ट आएगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनीज पर इंपैक्ट आएगा, उनकी मार्केट श्रिंक कर जाएगी। अब पैराडॉक्स क्या होगा, टैक्स रेवेन्यू के बीच में और हेल्थ सिस्टम की कॉस्ट के बीच में। गवर्नमेंट के रेवेन्यू की बात करते हैं। देखो 18% जीएसटी आ गया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, उससे शॉर्ट टर्म में तो टैक्स का गेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जितने ज्यादा अनइंश्योर्ड सिटीजन होंगे उतना ही हायर पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर होगा। लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में और ज्यादा जाने लगेंगे, लोग गवर्नमेंट की स्कीम्स और ज्यादा अवेल करने लग जाएंगे, लोगों की हेल्थ और डिटेरियोरेट करेगी, तो ये भी सरकार के लिए प्रॉब्लम है। क्या लगता है इस डिबेट के बाद, क्या लगता है 18% टैक्स लगाना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स पर या नहीं लगाना चाहिए? आओ आगे देखते हैं। इस मुद्दे से मैं आपको ये समझाना चाहती हूं कि बोर्ड आपसे सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि जीएसटी लगाने से क्या होगा, बोर्ड आपसे ये भी जानना चाहता है कि इसके हिडन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस पूरे सिनेरियो में हमने क्या क्या हिडन कॉन्सिक्वेंसेस देखे, हमने देखा वर्कर वेलफेयर इंपैक्ट होगा, हमने देखा इंश्योरेंस की मार्केट श्रिंक कर जाएगी, हमने देखा सरकार का पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, हमने देखा मिडिल क्लास लोग जो हैं उनका हेल्थ रिस्क बढ़ जाएगा, हमने देखा जो सीनियर सिटीजन हैं उनको इंश्योरेंस और फूड के बीच चूज करना पड़ेगा। तो ये इस तरह के हिडन कॉन्सिक्वेंसेस आपसे जानने की एक्सपेक्टेशन होती है। अब ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। ये जो स्टेप है ये हमको ट्रेन करता है कि हम केवल एक पाथ ना देखें, हम 360 डिग्री व्यू देख पाए उस सिचुएशन का। मान लो डिबेट है ऑन रैशनलाइजिंग एलपीजी सब्सिडी। क्या एलपीजी सब्सिडी को रैशनलाइज करना चाहिए? कुछ लोग जो अमीर हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं उसका, कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं उसका। क्या हमको ये एलपीजी की जो सब्सिडी है सरकार को इसको रैशनलाइज करना चाहिए? अब सबसे पहला ऑप्शन है कि स्कीम को ना ऐसे ही चलने दो, इससे इमीडिएट फूड सिक्योरिटी गारंटीड है। लेकिन नेगेटिव क्या है, फिस्कल बर्डन बढ़ रहा है, सरकार अननेसेसरीली इतने सारे लोगों का सब्सिडी का कॉस्ट बेयर कर रही है, लीकेजेस हैं बहुत सिस्टम में और टारगेटिंग इंप्रूव करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ये स्कीम पूरी तरह बंद कर दो और क्या करो, कैश ट्रांसफर्स करो, लोगों के खाते में पैसे दो, डीबीटी करो जैसे अभी होता है। इससे लीकेज कम होगी, लोगों को चॉइस मिलेगी कि उन्हें सिलेंडर पे खर्च करना है या किसी और चीज पर। पोर्टेबल होगा, अब आपका सिलेंडर दिल्ली में लेना है आपको या उत्तर प्रदेश में लेना है, पैसे हैं आपके पास, आप कहीं भी ले सकते हो। पर इससे क्या होगा, फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन आ जाएगी,
डीबीटी इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स हैं इन इनफॉर्मल लेबर, जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं है, जो बैंक अकाउंट चला नहीं सकते, जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, फूड प्राइसेस में इन्फ्लेशन आ जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, टेस्ट करो स्कीम को, फिस्कल सेविंग्स प्लस प्रोटेक्शन फॉर जेन्युइनली वल्नरेबल, ये फायदा होगा इससे। लेकिन प्रॉब्लम ये एक्सक्लूजन के एरर्स होंगे। एक्सक्लूजन के एरर्स सबसे प्रॉब्लमैटिक एरर्स हैं। इसका मतलब वो एक इंसान जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता था ये स्कीम, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। पुअरेस्ट फैमिलीज के पास डॉक्यूमेंट्स ऑफन कम होते हैं, नॉलेज कम होती है, लिटरेसी कम होती है, तो इसीलिए ये एक्सक्लूजन एरर्स बढ़ जाएंगे। ऑप्शन 4 क्या है? पायलट एग्जिट स्ट्रैटेजी इन 3 सिटीज। एविडेंस बेस्ड फेस आउट करो इस और रिस्क को कम करो। ये थोड़ा स्लो है, पॉलिटिकली मुश्किल भी है, और मीडिया नैरेटिव की भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि बस ये 3 सिटीज को क्यों पिक किया, इन 3 सिटीज में हो रहा है। तो ये धीरे धीरे हम फेज आउट करें इस स्कीम को, ये एक ऑप्शन है। अब इनमें से ना कोई भी ऑप्शन परफेक्ट नहीं होता। अक्सर जब लोग मेरी इंटरव्यूज की वीडियोस देखते हैं तो मुझसे पूछते हैं, मैम आपने वो एक लड़के से सवाल पूछा था, उसका सही आंसर क्या था? घूंघट या टॉन जीन्स, क्या है एक्चुअल में सही आंसर? आपकी नजर में क्या सही आंसर है? एक्चुअल में कोई सही आंसर नहीं होता। एक्चुअल में उन सवालों से हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? ना घूंघट बुरा है ना टॉन जीन्स बुरी है। उन सवालों में हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप सिविल सर्वेंट बनने के बाद चॉइस मेक कर पाओगे, उस चॉइस को डिजाइन कर पाओगे और उसे जस्टिफाई कर पाओगे। तो सिविल सर्वेंट का काम है एक ऑप्शन को चूज करना, उसे सही तरीके से उसके बाकी सारे पहलू देखकर डिजाइन करना और उसको जस्टिफाई करना। अब कल क्या करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दिस इज द स्टेप दैट सेपरेट्स अ थिंकर फ्रॉम एन ऑफिसर। थिंकर बस एनालिसिस करता है, ऑफिसर डिसाइड करता है और एक्ट करता है। बोर्ड को ये गैप आपको फिल करके दिखाना होगा। वीक आंसर क्या है? गवर्नमेंट को ना फार्मर्स का इशू एड्रेस करना चाहिए और बेटर सपोर्ट देना चाहिए, और हमको पॉलिसीज बेटर करनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव होना चाहिए। लेकिन स्ट्रॉन्ग आंसर क्या होगा? मैडम, एज डीएम ऑफ विदर्भा मैं विद इन 72 आवर्स 50 मोस्ट डेट वल्नरेबल फार्मर्स को ढूंढूंगा रेवेन्यू रिकॉर्ड से, कोऑर्डिनेट करूंगा सपोर्ट बैंक से, रेवेन्यू ऑफिशियल से, एग्रीकल्चर ऑफिसर से, और सस्पेंड कर दूंगा डेट रिकवरी के नोटिसेस फॉर 90 डेज पेंडिंग क्रॉप लॉस वेरिफिकेशन। स्पेसिफिक है इसमें। आपने क्या क्या एड्रेस किया? आपने बताया कि ये मैं स्पेसिफिकली इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहा हूं। आपने 50 मोस्ट डेट वल्नरेबल लोगों को उठाया। आपने बैंक्स जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं, आपने ये नहीं कहा मैं कुछ नया बना दूंगा जो बनने में 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, मैं सरकार से अपील करूंगा। आपने एग्जिस्टिंग सपोर्ट को यूटिलाइज किया, बैंक्स को, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स को। आपने क्या किया? आप अपने जो लीगल पावर अथॉरिटीज को जानते हैं, आप सस्पेंड कर देंगे डेट रिकवरी के नोटिसेस। हमेशा के लिए सस्पेंड नहीं कर रहे, आप माफ नहीं कर रहे कर्जा, आप सिर्फ 90 डेज के लिए कर रहे हैं पेंडिंग क्रॉप लॉस वेरिफिकेशन। जैसे क्रॉप लॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप उनको क्रॉप लॉस का इंश्योरेंस देंगे, उस इंश्योरेंस से वो ये डेट पे कर सकते हैं। अब 90 डेज डिले करना आपकी पावर में है, माफ करना भले ही आपकी पावर में नहीं है, तो आपने अपनी पावर को बेस्ट यूटिलाइज किया। अब देखो 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं जिनको ना हमें अलग अलग लेंस से देखना होता है। सारे आर्टिकल्स एक जैसे नहीं होते। सबसे पहला आर्टिकल होता है पॉलिसी आर्टिकल। जैसे सेंटर ने पीएम किसान स्कीम लाई, गवर्नेंस का लेंस होता है इसमें कि क्या गैप था पॉलिसी में, क्यों नई पॉलिसी लानी पड़ी, नई पॉलिसी लाने में क्या इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस होंगे, पहले कौन लोग एक्सक्लूडेड थे, कौन सा डेटा है जो हमको अब चाहिए होगा। दूसरे होते हैं क्राइसिस वाले आर्टिकल्स। हीट वेव से 45 लोगों की जान चली गई। ये कैसे आर्टिकल्स होते हैं? ये इनको एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस से देखना होता है। इनमें क्या पूछेंगे हम? क्या ये फेलियर एंटिसिपेटेड था? अगर हुआ तो कौन से सिस्टम की फेलियर की वजह से हुआ जिसको पहले देखना चाहिए था? कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है? कौन उस एजेंसी को चलाता है? क्या रोल है उस एजेंसी का? क्या फंक्शन है? मेंस में आता है ना अलग अलग एजेंसीज के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस। तो इस बारे में बात होगी। तीसरे जो आर्टिकल होते हैं वो एडिटोरियल बोलते हैं ना, एडिटोरियल पढ़ना है, ओपेड पढ़ना है, ओपिनियन वाले आर्टिकल्स। इंडिया का फेडरलिज्म अंडर स्ट्रेस है, मान लो किसी एक्स आईएएस ने लिखा है। अब इसमें हम पूछेंगे कि ऑथर का कोर आर्ग्यूमेंट क्या है, काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है जो हम इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने क्या एविडेंस यूज किया, कौन सी रिपोर्ट, क्या प्रथम असर, कौन सी रिपोर्ट, नीति आयोग, किस किस रिसोर्स से उन्होंने रेफर किया इसको।
क्या मैं इससे पर्सनली एग्री करता हूं या डिसएग्री करता हूं, और अगर ऐसा तो क्यों। तो ये 3 कैटेगरीज में हम आर्टिकल्स को डिवाइड करके और तब पढ़ेंगे। अब 10 मिनट का ना न्यूज़पेपर का रिचुअल बनाना है हमको रोज। क्या होगा वो न्यूज़पेपर रिचुअल जो हम कल से स्टार्ट करेंगे? ये रिचुअल तब नहीं करना जब हमारे पास ज्यादा टाइम होगा, ये रिचुअल हमको कल से ही करना है। सबसे पहली चीज हम करेंगे, हम एक आर्टिकल को चूज करेंगे। हम पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। चूज वन आर्टिकल दैट जेन्युइनली इंटरेस्ट्स यू। तो इससे क्या होगा? इंटरेस्ट ड्रिवन रिटेंशन होगी। दूसरी चीज, हम स्ट्रक्चर ढूंढेंगे। एक सेंटेंस लिखो कि इस आर्टिकल के पीछे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है। तीसरी चीज हम करेंगे, हम कॉन्सिक्वेंसेस को मैप करेंगे। हम 3 ग्रुप्स को नेम करेंगे जो इस इशू से इंपैक्ट हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सीबीएसई के जो भी ये मार्क्स को लेकर चल रहा है डिस्कशन। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है? सीबीएसई के जो मार्क्स है उसका इवैल्यूएशन ठीक नहीं हो रहा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कौन 3 ग्रुप्स अफेक्ट हो रहे हैं? स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, टीचर्स अफेक्ट हो रहे हैं, पेरेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट हो रहे हैं। तो हम ये लिखेंगे कि कौन कौन लोग इन सारी चीजों से इंपैक्ट आ रहा है, किन किन लोगों पर। ऑल्टरनेटिव क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, आईबी से सीखें, आईसीएआई से सीखें, ऑन स्क्रीन मार्किंग को ग्रेजुअली लाएं, स्टूडेंट्स को इस बारे में एक टूल किट बनाकर दें, टीचर्स को टूल किट बनाकर दें। कौन सी इंक से पेपर लिखना है कि एक्चुअली वो स्कैनिंग में इंक आ पाए और कुछ मिस ना हो। टैगिंग बेटर करें, टेक्नोलॉजी का यूज बेटर करें। तो ये ट्रेड ऑफ नेम करें और अपने नेक्स्ट स्टेप लिखें। मान लीजिए आप डीएम है उस डिस्ट्रिक्ट के जहां पर, या आप एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, तो आप क्या कहेंगे सीबीएसई से। या मान लीजिए आप डीएम है उस डिस्ट्रिक्ट के जहां पर नीट का पेपर लीक हुआ सबसे पहली बार, आप क्या करेंगे। या मान लीजिए आप भोपाल के डीएम हैं, जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई, तो आप क्या करेंगे। मेक इट स्पेसिफिक, रोल, टाइमलाइन, एक्शन, जैसे हमने किया था। विदर्भा में इतने घंटे में ये करूंगा, इन इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट लूंगा, इस स्कीम को यूटिलाइज करूंगा और ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इस तरह से अपने नेक्स्ट स्टेप लिखने हैं। 5 न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट्स जो आपको कभी कोई भी इंटरव्यू में सक्सीड करने में हेल्प कर सकती हैं। सॉरी, व्हाट नॉट टू डू। 5 ऐसी चीजें जो आपको कभी नहीं करनी है, जो आपको किसी भी इंटरव्यू में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हमको कभी नहीं करनी। सबसे पहले, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स नहीं खरीदने। 1 न्यूज़पेपर इज सफिशिएंट। सेकंड, ट्रीटिंग इट एज अ फैक्ट कलेक्शन। न्यूज़पेपर से डाटा, फैक्ट्स, उसको इन सब का रिसोर्स नहीं मानना। तीसरा, बहुत सारे लोग एडिटोरियल स्किप ही कर देते हैं। एडिटोरियल स्किप नहीं करना। एडिटोरियल से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है। चौथा, नो राइटिंग। पढ़ा तो सब कुछ लिया लेकिन कुछ भी नोट नहीं किया। अपना 10 मिनट वाला रिचुअल रोज करना है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। पांचवा, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना। प्रीलिम्स में कैसा सवाल आ सकता है, अरे इस बार मैं सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करके आऊंगा प्रीलिम्स के। ये 5 गलतियां हमको अवॉइड करनी है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। इंडिया रैंक्स 111 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये आर्टिकल एक है लेकिन इसमें माइंड्स 2 हो सकते हैं। कैसे, देखते हैं। एक टिपिकल एस्पिरेंट क्या करेगा, अरे इंडिया की रैंक 111, याद रखना 111 111 111। नोट्स दी कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज में होती है हंगर इंडेक्स रिपोर्ट? अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी। एमसीक्यू के लिए तो याद हो गया। ये अगर फूड सिक्योरिटी पे सवाल आया तो भी आंसर कर देंगे और अगले आर्टिकल पर चले गए। लेकिन स्कैन वाली स्ट्रैटेजी यूज करके एक अच्छा कैंडिडेट कैसे इसको पढ़ेगा? एस से कंसर्न्स देखेगा, न्यूट्रिशनल आउटकम्स और फूड एक्सेस को लेकर क्या कंसर्न्स हैं। ट्राइबल चिल्ड्रन मोस्ट अफेक्टेड हैं, विमेन पर न्यूट्रिशनल बर्डन है। कॉन्सिक्वेंसेस याद है ना, हमें देखना है किस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, तो विमेन पर आएगा और ट्राइब्स पर आएगा। ए से हम क्या देखेंगे, यूनिवर्सल पीडीएस वर्सेस टारगेटेड। ऑल्टरनेट क्या है, क्या हमको टारगेटेड पीडीएस करना चाहिए, यूनिवर्सल करना चाहिए? क्या हमको खाने का फोर्टिफिकेशन करना चाहिए, हमको सप्लीमेंट्स देने चाहिए? ऑल्टरनेट एक्सप्लोर करेंगे। और एन से क्या करेंगे, एन से देखेंगे कि हम अगर उस सिचुएशन में होते तो हम क्या करते। एज डीएम आइडेंटिफाई 5 ब्लॉक्स विद हाईएस्ट स्टंटिंग, मोबिलाइज आशा वर्कर्स। जहां पर भी आप डीएम है वहां के 5 ब्लॉक्स ढूंढेंगे, आशा वर्कर्स को मोबिलाइज करेंगे और उन 5 ब्लॉक्स में एटलीस्ट इसको एड्रेस करेंगे। ये कनेक्ट करता है हमारे प्रीवियस आर्टिकल जो, अच्छा ये हमने नहीं पढ़ा है, आई थिंक कुछ और है, लेट्स लीव दिस। तो अब क्या होगा, जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप इंसाइट्स बिल्ड कर पाएंगे जिनको आप मंथ्स लेटर भी रिकॉल कर सकते हैं। बट जब आप ऐसे पढ़ेंगे
आप बस इसको पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। ये एक्टिव रीडिंग है, वो पैसिव रीडिंग है। यहाँ रिकलेक्शन ईजियर है, वहाँ रिकलेक्शन मुश्किल है। यहाँ रिटेंशन ईजियर है, वहाँ पर रिटेंशन मुश्किल है। तो इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि हम ये स्कैन वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। चिल्ड्रन, यू आर वॉट यू रीड एंड हाउ यू रीड इट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप हमेशा याद रखें दैट यू आर वॉट यू रीड एंड हाउ यू रीड इट। इंटरव्यू बोर्ड ये नहीं पूछता कि मुझे करंट अफेयर्स के फैक्ट बताओ। इंटरव्यू बोर्ड पूछता है आप कैसे सोच रहे हैं। आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते ये 6 महीने में। ये सिर्फ 1 आर्टिकल एट अ टाइम ही बिल्ड होगा। ये मसल की तरह है, रोज जिम जाओगे तभी बिल्ड होगा। तो आप इसको रैंडमली जब मेंस का रिजल्ट आएगा तब मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे। इसीलिए कल सुबह एक आर्टिकल उठाएंगे, स्कैन रन करेंगे। पिक 1 आर्टिकल, रन स्कैन, राइट 4 क्रिस्प सेंटेंसेस और इसको 300 दिन तक करेंगे। अब सोचो 300 दिन तक ऐसा कर लिया तो 300 टॉपिक्स पर सोचना आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा कोई क्या पूछ लेगा आपसे। ओवर टाइम आपकी डेप्थ ऑफ थिंकिंग इतनी बिल्ड हो जाएगी, इतनी विजिबल हो जाएगी डिस्कशंस में, इंटरव्यूज में, कि आप खुद ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर। जो भी मैंने आज आपको बातें बताई वो सारी एक पेज पे सम अप करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए आपको पढ़ना है जजमेंट बिल्ड करने के लिए। सेम न्यूज़पेपर, जस्ट डिफरेंट माइंडसेट। यू आर व्हाट यू रीड एंड हाउ यू रीड इट। बोर्ड को क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल थिंकिंग, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, इन्फॉर्म जजमेंट और साथ साथ इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी कि कॉम्प्लेक्स चीजों को समझ पाओ बिना ये सोचे कि अरे ये तो सीधा सा जवाब है, मुझसे क्यों पूछ लिया। मैंने आपको बताया स्कैन क्या है, सिचुएशन, कॉन्सिक्वेंसेस, ऑल्टरनेटिव्स और नेक्स्ट स्टेप। 3 आर्टिकल के टाइप्स बताए, उनको कैसे तीनों को अलग अलग तरीके से अप्रोच करना है ये बताया। क्या रिचुअल बनाना है हमको 10 मिनट का रोज का, ये बताया। 5 गलतियां जो कैंडिडेट्स करते हैं जो आप सबको नहीं करनी क्योंकि आप इस क्लास में आए हैं, ये आपको बताई। जो यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसकी तैयारी शुरू होती है आपके मॉर्निंग न्यूज़पेपर से। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे मैम आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे, तो इस बार सारथी आईएएस में हम फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं जो 2 साल का है। तो जो लोग 2028 2029 तब अटेम्प्ट देने की बात कर रहे हैं उनके लिए ये परफेक्ट कोर्स है। आप टीम से टच में आ सकते हैं, आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये फाउंडेशन कोर्स है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं और वो भी सारी क्रेडिबल फैकल्टी जो या तो खुद सिलेक्टेड है या बहुत सालों का एक्सपीरियंस है या टॉपर्स को हेल्प करती है, वो सब लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं। I hope this lecture was helpful for you. You can reach out to the team for any queries you have. All right then, thank you so much for joining me today. Thank you so much for giving me your time. I hope I was able to help you. And I often tell my students, see you at the interviews. So I hope to see you all at the interviews. Thank you, Jai Hind.